Good morning, student. Today we will discuss on class 11 political science chapter 7 फेडरलिज्म. फेडरलिज्म टॉपिक पर डिस्कस करें और इसका टॉपिक है फेडरलिज्म with strong सेंट्रल गवर्नमेंट. ये एज इट इज क्वेश्चन आता है, लॉन्ग क्वेश्चन है 5 मार्क्स में कि फेडरलिज्म विद स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट. फेडरलिज्म में स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, इसको जस्टिफाई करना है. जस्टिफाई करने के लिए पॉइंट्स हैं यहाँ पर. उससे पहले हम बात करते हैं कि फेडरलिज्म को स्ट्रॉन्ग करने की नीड की थी टू अकोमोडेट diversity and ensure unity in a country. तो हमने इंडिया में फेडरलिज्म जो है उसमें स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट की नीड क्यों थी? तो सबसे पहले टू अकोमोडेट डाइवर्सिटी, ठीक है, रीजनल डाइवर्सिटी है, लैंग्वेज डाइवर्सिटी थी इंडिया के अंदर, तो उसको एडजस्ट करने के लिए और यूनिटी को इंश्योर करने के लिए हमें फेडरलिज्म के अंदर स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट की नीड थी. उसके बाद में डाइवर्सिटी सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम and integration of princely states. ठीक है. सेकेंड रीजन था कि इंडिया के अंदर डाइवर्सिटी थी, सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स थी एंड इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट. जितने भी प्रिंसली स्टेट थे उनको यूनाइट करने का वर्क भी करना था, इसीलिए हमें किस चीज़ की नीड थी? स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट की. तो फर्स्ट पॉइंट है टू अकोमोडेट द डाइवर्सिटी एंड एंश्योर द यूनिटी. और यूनिटी तभी एंश्योर हो सकती थी कि जब जो है वो स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट हो. और क्योंकि इंडिया के अंदर डाइवर्सिटी थी, सोशल इकोनॉमिक बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी एंड इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट, बहुत सारी प्रिंसली स्टेट जो थी उनको भी यूनाइट करने का वर्क करना था. तो रिक्वायर्ड फॉर प्लानिंग एंड कोऑपरेशन. इसके लिए हमें किस चीज़ की नीड थी? रिक्वायर्ड प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन. तो हमें किस चीज़ की नीड थी, किस चीज़ की रिक्वायरमेंट थी? एक तो प्लानिंग करने की रिक्वायरमेंट थी और कोऑर्डिनेशन. सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है. तो हमने देखा फेडरलिज्म विद अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट की नीड क्यों थी? एक तो डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करना था, एडजस्ट करना था और यूनिटी को इंश्योर करना था, क्योंकि इंडिया के अंदर डाइवर्सिटी, सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट था. तो इसके लिए हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट थी? प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन की हमें नीड थी, क्योंकि कंसर्न फॉर यूनिटी, एकोमोडेशन ऑफ डाइवर्सिटी एंड डेवलपमेंट प्रमोटेड द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस. तो हमने यहाँ पर देखा हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशंस मेकर थे वो कंसर्न फॉर यूनिटी, उन्होंने किस पर कंसंट्रेशन किया? कंसर्न फॉर यूनिटी, एकोमोडेशन ऑफ डाइवर्सिटी, accommodation for diversity and
development promoted to the makers of the Constitution to create a strong central government। तो हमारे इंडिया के अंदर ये सारी प्रॉब्लम्स थी, इसीलिए कंसर्न फॉर यूनिटी, अकोमोडेशन फॉर डाइवर्सिटी एंड डेवलपमेंट प्रमोटेड टू द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस मेकर्स जो थे वो इन सब चीज़ से अवेयर थे, इस वजह से उन्होंने क्या क्रिएट किया, स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई, द इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न दैट क्रिएट ए स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। और उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न बनाया जिसकी वजह से क्या क्रिएट हुई, स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। द वेरी एक्सिस्टेंस ऑफ स्टेट इंक्लूडिंग इट्स टेरिटोरियल इंटीग्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ द पार्लियामेंट। इस वजह से द वेरी एक्सिस्टेंस ऑफ ए स्टेट including its territorial integrity in the hands of पार्लियामेंट। ठीक है, उसके अलावा द वेरी एक्सिस्टेंस ऑफ ए स्टेट, इस स्टेट की एक्सिस्टेंस जिसमें उसकी टेरिटरीज भी इंक्लूडेड थी, वो किसके हैंड्स में आई, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट ने उनको किसके हैंड्स में लिया, अपने हैंड में ले लिया। द पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट ने क्या किया, द पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू फॉर्म ए न्यू स्टेट बाय separating of a territory from any state। एग्जाम्पल के लिए बताती हूँ, तो उसने यहाँ पर बताया कि कंसर्न फॉर यूनिटी, अकोमोडेट फॉर डाइवर्सिटी एंड डेवलपमेंट and promoted to the makers of constitutions to create a strong central government। कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशंस मेकर्स जो थे उन्होंने स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट क्रिएट क्यों की, क्योंकि उनका कंसर्न किस पर था, यूनिटी, अकोमोडेशन फॉर डाइवर्सिटी एंड डेवलपमेंट, इन बेसिस की वजह से। और द वेरी एक्सिस्टेंस ऑफ स्टेट इंक्लूडिंग इस टेरिटोरियल इंटीग्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ पार्लियामेंट, कि जितनी भी एक्सिस्टेंस स्टेट थी, ठीक है, जितनी भी एग्जिस्ट स्टेट थी और टेरिटोरियल थी, उनको इंटीग्रेटेड करने का वर्क भी किसके हाथ में आ गया था, पार्लियामेंट के। और पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू फॉर्म ए न्यू स्टेट, और पार्लियामेंट जो थी उसके हाथ में पावर्स आ गई थी कि वो न्यू स्टेट क्रिएटेड कर रही थी बाय सेपरेटिंग ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट। हर कुछ स्टेट से नई टेरिटरी निकालकर क्या कर रही थी, न्यू स्टेट क्रिएट कर रही थी। जैसे तेलंगाना, एग्जाम्पल के लिए
तेलंगाना एक न्यू स्टेट क्रिएटेड की गई थी इस हिसाब से. इट कैन ऑल्सो ऑल्टर द बाउंड्रीज. उसके अलावा इट कैन ऑल्सो ऑल्टर boundaries of any state even its boundaries तो पार्लियामेंट ने जो था उसने स्टेट्स को पावरफुल बनाने के लिए क्या क्या सेपरेटिंग कर दिया टेरिटरी से एनी स्टेट को. एग्जांपल के लिए हमने तेलंगाना लिया. और इसके अलावा इट कैन ऑल्सो ऑल्टर बाउंड्रीज. वो बाउंड्रीज को भी ऑल्टर कर सकती है एनी स्टेट इवन इट्स बाउंड्रीज. और किसी भी स्टेट और उसकी बाउंड्रीज को भी क्या कर सकती है, ऑल्टर कर सकती है. तो यहाँ पर द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड सम सेफगार्ड. ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ही पावरफुल बना दिया कि किसी भी स्टेट से उसको सेपरेटेड कर सकती है, बाउंड्रीज को ऑल्टर कर सकती है. इट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इतनी पावरफुल नहीं है. बट इसकी वजह से द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड some safeguard by the way of securing securing the view of concerned state. तो यहाँ पर अगर कोई पूछे कि स्टेट गवर्नमेंट को इतना पावरफुल बना दिया, तो स्टेट गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशंस ने इतना सेंट्रल गवर्नमेंट को इतना पावरफुल नहीं बनाया है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशंस ने कुछ सेफगार्ड भी प्रोवाइड करवाए हैं बाय सिक्योरिंग द व्यू ऑफ कंसर्न स्टेट. कि जब हम किसी स्टेट को सेपरेटेड कर रहे हैं, ऑल्टर कर रहे हैं बाउंड्रीज को, तब हमें स्टेट का व्यू का कंसर्न करना भी ज़रूरी है. ठीक है. एंड इमरजेंस प्रोविज़न. यहाँ से सेपरेटली क्वेश्चन आता है कि इमरजेंस प्रोविज़न क्या होता है. इट कैन टर्न द फेडरल पॉलिटी टू द हाईली सेंट्रलाइज सिस्टम. It can turn our federal polity into highly सेंट्रलाइज सिस्टम. ठीक है. इसको प्रूफ करेंगे. तो इसको एक्सप्लेन किया हमने कि कैसे इमरजेंस प्रोविज़न क्या होता है. इमरजेंस प्रोविज़न के अंदर इट कैन टर्न द फेडरल पॉलिटी इनटू हाईली सेंट्रलाइज सिस्टम. कि हाईली ये किसमें टर्न कर सकती है, हाईली सेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर पॉलिटिक्स को जो है वो टर्न कर सकती है. क्योंकि पार्लियामेंट ऑल्सो एज्यूम्स द पावर, because parliament also assumes the power to make law on subjects within the
jurisdiction of state. jurisdictions का मीन्स होता है अंडर. तो यहाँ पर हमने देखा इमरजेंस प्रोविजंस के अंदर फेडरल पॉलिटी जो है वो हाईली सेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर टर्न हो सकती है. क्यों हो सकती है? बिकॉज पार्लियामेंट ऑल्सो एज्यूम्स द पावर टू मेक लॉ ऑन द सब्जेक्ट विद इन द जुरिडिक्शंस ऑफ द स्टेट. क्योंकि पार्लियामेंट जो है उसके पास पावर्स है कि वो उन सब्जेक्ट्स पर भी लॉ बना सकती है जो किसके अंडर में आते हैं? स्टेट के अंडर में आते हैं. उसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ वेरी अफेक्टिव एंड फाइनेंशियल पावर. उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट आता है द सेंट्रल government has very effective and financial power. रिस्पॉन्सिबिलिटीज. तो सेंटर को हमने पावर क्यों दी है? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो वेरी इफेक्टिव फाइनेंशियल पावर, उसके पास बहुत इफेक्टिव फाइनेंशियल पावर आती है एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं. इसको जस्टिफाई किया हमने क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़, कैसे हैं उसके पास पावर्स? द central government has many revenue sources and strong finance. मतलब फाइनेंशियल पावर कैसी होती है उसके पास में? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ मैनी रेवेन्यू सोर्सेज, बहुत सारे रेवेन्यू सोर्सेज होते हैं. एंड स्टेट are mostly depends on the grants of financial support from the center. तो हमने देखा सेंट्रल गवर्नमेंट को पावरफुल क्यों बनाया. तो सबसे पहले इमरजेंस पावर देखी हमने कि इमरजेंस पावर की वजह से होता है. सेकंड हमने देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अफेक्टिव फाइनेंशियल पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं क्योंकि फाइनेंशियली जो है वो स्ट्रॉन्ग कौन होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट होती है क्योंकि उसके पास बहुत सारे रेवेन्यू सोर्सेज भी होते हैं और स्टेट इज़ ऑल्सो डिपेंड ऑन द फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम द सेंटर से फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो ग्रांट किसको होता है? सेंटर से ही फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो स्टेट को ग्रांट होता है. तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसने यहाँ पर क्या बनाया कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसने प्लानिंग ऑफ रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. तो सेंट्रल गवर्नमेंट planning to rapid economic progress and डेवलपमेंट. और इस चीज़ की प्लानिंग के लिए प्लानिंग कमीशन जो है
वो सेटअप किया गया। तो हमने यहाँ पर देखा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल पावर भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में बहुत सारे रेवेन्यू सोर्सेज हैं। इवन स्टेट गवर्नमेंट भी जो है वो फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए सेंटर पर डिपेंड होती है। और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो प्लानिंग करती है रैपिड इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट, जिसके लिए उसने किसका सेटअप किया है, प्लानिंग कमीशन का। प्लानिंग कमीशन बना रखा है। प्लानिंग लेड टू कॉन्स्टिट्यूशन सेंट्रलाइज ऑफ इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग, और इसी वजह से ये प्लानिंग जो है प्लानिंग लेड टू द constitution centralization of economic decision making। तो यहाँ पर प्लानिंग लेड बाय द planning led by the consider centralization of economic decision making। तो हमने यहाँ पर देखा जो प्लानिंग जो थी उसमें कंसीडर किया गया कि इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग ऑफ द सेंट्रलाइजेशन, सेंटर ही जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो डिसीजन लेगी, इकोनॉमिक डिसीजंस वो सारे लेगी। द यूनियन गवर्नमेंट गिव ग्रांट्स एंड लोन्स टू द गवर्नमेंट। द यूनियन गवर्नमेंट gives grants and loan to the state। और यूनियन गवर्नमेंट जो है वो क्या करेगी, ग्रांट्स एंड लोन्स टू द स्टेट। स्टेट को लोन और फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो कौन प्रोवाइड करवाएगी, यूनियन गवर्नमेंट। चेंज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट स्टेट रूल्ड बाय एन अपोजिशन पार्टी। इसी वजह से चार्जेस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन against state led by अपोजिशन पार्टी। और इसी वजह से क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट पर जितनी भी ग्रांट्स और लोन्स के लिए जो हैं वो डिपेंड होती है स्टेट गवर्नमेंट, इसीलिए चार्जेस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है, अपोजिशन पार्टी अगर लेड की गई है स्टेट के अंदर, तो वो क्या चार्जेस लगाएगी, डिस्क्रिमिनेशन के चार्जेस लगाए जाते हैं ऑलवेज सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि ज़्यादा पावर्स किसके पास में हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के। इसी वजह से स्टेट गवर्नमेंट जो है, जो कि अपोजिशन पार्टी के थ्रू रूल की जाती है, वो किस चीज़ के चार्जेस हैं, क्या लगाती है, उन पर डिस्क्रिमिनेशन के आरोप लगाए जाते हैं। अब नेक्स्ट है
नेक्स्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो किसको अपॉइंटेड करती है? गवर्नर। गवर्नर भी किसके थ्रू अपॉइंटेड किया जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ पर गवर्नर अपॉइंटेड बाय सेंट्रल। स्टेट के अंदर होता है गवर्नर, ठीक है, जबकि अपॉइंटेड कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। द गवर्नर हैज सर्टेन पावर टू रिकमेंड the governor has certain certain power to recommend dismiss of the state and the dissolution of तो हमने यहाँ देखा सेंट्रल गवर्नमेंट को पावरफुल बनाने के लिए स्टेट के अंदर जो गवर्नर हैं वो भी अपॉइंटेड किसके थ्रू होते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के। द गवर्नर हैज सर्टेन पावर टू रिकमेंड डिसमिस ऑफ द स्टेट एंड द डिसोल्यूशन ऑफ द असेंबली। तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर गवर्नर्स को जो है वो पावर है, मतलब कुछ पावर्स हैं कि वो रिकमेंड कर सकता है डिसमिस ऑफ द स्टेट एंड द डिसोल्यूशन ऑफ द असेंबली। उसके अलावा द गवर्नर हैज़ पावर टू the governor has power to receive a bill passed by the state legislature for assent of प्रेसिडेंट। तो यहाँ पर हमने देखा गवर्नर हैज सर्टेन पावर टू कमांड
डिसमिस ऑफ द स्टेट एंड द डिसोल्यूशन ऑफ द असेंबली। यहाँ पर गवर्नर्स के पास पावर है कि उसे स्टेट गवर्नमेंट जो है वो डिसमिस नहीं कर सकती, ठीक है, उसको डिसमिस नहीं कर सकती क्योंकि अपॉइंटेड किसके थ्रू हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट के। इसके अलावा गवर्नर के पास पावर है टू रिसीव ए बिल पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। गवर्नर के पास पावर्स होती है कि वो बिल रिसीव कर सकता है जो किसके थ्रू पास किया गया है, स्टेट लेजिस्लेचर, और वो किसके लिए अप्रूवल के लिए दे सकता है, प्रेसिडेंट की अप्रूवल के लिए दे सकता है। इट मीन्स कि गवर्नर जो है वो किसके बेसिस पे वर्क कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि उसको अपॉइंट भी उसी ने किया है और डिसमिस भी कौन कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट को पावर्स नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट गेट्स अपॉर्चुनिटीज, the central government gets an opportunity to delay state legislation and veto them completely। उसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट गेट्स एन अपॉर्चुनिटी टू डिले स्टेट्स एंड वीटो दैम कम्प्लीटली, वीटो पावर्स भी वहाँ पर यूज़ कर सकती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट लेजिस्लेट ऑन द मैटर्स फ्रॉम द स्टेट लिस्ट। उसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट लेजिस्लेट मतलब लॉ बना, लेजिस्लेट का मीन्स है लॉ बनाना, लेजिस्लेट ऑन द मैटर्स फ्रॉम द स्टेट लिस्ट। कि स्टेट लिस्ट जैसे कॉन्करेंट लिस्ट वाले जो सब्जेक्ट्स हैं उन पर लॉ कौन बना सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ पर गवर्नर जो था इट इज़ अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके अलावा गवर्नर को पावर्स हैं कि वो लेजिस्लेटर के, स्टेट लेजिस्लेचर्स के थ्रू बिल को रिसीव कर सकता है फॉर एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट के अप्रूवल के लिए। और सेंट्रल गवर्नमेंट को अपॉर्चुनिटी है कि वो स्टेट को डिले कर सकती है, उनके साथ वीटो पावर यूज़ कर सकती है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो लेजिस्लेट लॉ बना सकती है मैटर्स फ्रॉम द स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पर भी वो क्या बना सकती है, लॉ बना सकती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ मोर पावरफुल देन द स्टेट गवर्नमेंट। Thank you.